Hello everybody, good morning to everyone and welcome to E-सरल। This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In today's class, I'm going to start with the new chapter that is the breathing and exchange of gases। इस पर्टिकुलर चैप्टर से शुरुआत आज हम लोग करेंगे। इस चैप्टर का उसी तरीके से एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड में आपको डिकोड करूंगी। कुछ सेक्शन में हम ऐसा करेंगे, पहले एनसीईआरटी डिकोड करेंगे, उनकी लाइन समझेंगे और फिर उसको नोट्स बनाएंगे। कुछ चीजों में ऐसे करेंगे, पहले मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाऊंगी और फिर वो चीज एनसीईआरटी में किस तरीके से रिप्रेजेंट की हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड कवरेज आपको इस पर्टिकुलर सेशन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन विद द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको अपने बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो बच्चे नए हैं, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, उनको मैं इसके बारे में बता देती हूँ। मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अपने अभी तक के करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ। मेरे पढ़ाए गए बच्चे आपको इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एम्स। और मैं यहाँ पर आपको नीट की, ई-सरल पर आपको नीट की कंप्लीट बायोलॉजी कवर करवाती हूँ। यहाँ के पेड प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पढ़ाती हूँ। दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/Dr. शिवानी। इससे जरूर जुड़ना है। क्यों? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा यहाँ पर मेरे जितने भी जो हैंड रिटन नोट्स है ना, उनके पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, डीपीपीज आपको मिलेंगी। मेरे बारे में सारे अपडेट्स, कब कौन सा सेशन, कब कौन सी सीरीज आने वाली है, मिलेगा। प्लस ये आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है कि कब मतलब मैम अगर आप इसमें जो कमेंट का ऑप्शन जब आता है, मैं कोई भी चीज शेयर करती हूँ तो कमेंट का ऑप्शन आता है, मैं पढ़ती हूँ और उनके जवाब भी आपको देती हूँ। ठीक है, आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं, प्रॉपर मेंटरशिप के तहत आप चाहते हैं। हर बच्चे का स्पीड डिफर करता है, हर बच्चे की वीकनेस अलग है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग है। इसको ध्यान में रखते हुए ई-सरल हर बच्चे को एक पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल उसका मिलता है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि भाई आपका ये आपको टारगेट्स मिलते हैं, आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आप किस तरीके से परफॉर्म करना है, इसको हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो आप ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर, दैट इज द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले मैं अपने पैटर्न में पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी सब ओपन करके रखिएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले कुछ टॉपिक्स जो है मैं अपने स्टाइल में पढ़ा लेती हूँ, फिर मैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी आपको डिकोड कर दूंगी कि एनसीईआरटी में ये चीज कैसे दे रखी है। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, यानी कि आप समझ रहे, रेस्पिरेशन के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो बेटा इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। तो एक ऐसा प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और चूंकि ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट अकर इन सेल as a result of which energy is released out। इसी को आप कहते हैं, इस प्रोसेस को ही आप रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी स्टेप्स हैं विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। 5 स्टेप्स हैं जिनके बारे में डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। डेफिनेशन के बारे में बात की कि रेस्पिरेशन है क्या। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन सेल एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, इसी को आप कहते हैं रेस्पिरेशन। डोंट वरी, मैं थोड़ा सा सेक्शन अपने पैटर्न में पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक लाइन मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की बात की तो इट इज अ प्रोसेस
what happen in which oxidation of organic compound, in which oxidation of organic compound occur in cell and energy is released. इसी को तो आप कहते हैं called respiration. ठीक है बेटा, इसे आप कहते हैं respiration. Next, we will have a conversation regarding the steps which is involved in the process of respiration. So respiration involves the following steps. Respiration involve एनसीईआरटी में है लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ दे रखा है, मैं आपको खैर सब कुछ समझा दूंगी। सबसे पहला तो होता है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके थ्रू आप एटमॉस्फेरिक रिच एयर को ड्रॉन इन करते हैं और CO2 रिच एयर को रिलीज आउट करेंगे। ठीक है, दैट इज द ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड द CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ये सबसे पहला स्टेप है। क्या है? ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें आप एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं और जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर है उसको बाहर निकालते हैं। तो लिख लो, सबसे पहला स्टेप है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके थ्रू क्या होगा? बाय विच जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको आप अंदर लेंगे, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. मैंने रिलीजन लिख दिया है, सॉरी बेटा, is released out. This is the first step which is involved in the process of respiration. Second step जो है, it is the diffusion of gases, यानी कि O2 and CO2 का diffusion होगा, diffusion of gases across the alveolar membrane. ठीक है, diffusion of gases यानी कि O2 और CO2 का diffusion होता है across the alveolar membrane. लिखो next, diffusion of gases, that is लिख लो gases यानी कि O2 and CO2, diffusion of gases होगा across the alveolar membrane. ये दूसरा स्टेप है which is involved in the process of respiration. थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के द्वारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तीसरा स्टेप जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। लिख लीजिए थर्ड स्टेप विच इज इन्वॉल्व इन इट, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ब्लड ने गैसेस का ट्रांसफर कर दिया, अब क्या होता है? O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होगा बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। फोर्थ स्टेप जो है, इट इज द डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द किस किस के बीच में? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ये फोर्थ स्टेप है
लास्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है इसका यूटिलाइजेशन होगा सेल के द्वारा फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन और उसकी वजह से रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, क्या होगा, सेल जो है इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी, यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 of O2, sorry, utilization of O2 by the cell, utilization of O2 by the cell for catabolic reaction and resultant release of CO2 and resultant release of CO2। ठीक है, these are the 5 steps which is involved in the process of respiration। ये चीज मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, बड़ी ही आसानी से सबको क्लियर हो गई होंगी। क्या बात की बेटा हमने ये बात की कि रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने इसका डेफिनेशन सेक्शन देखा कि रेस्पिरेशन है क्या। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है सेल में, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी, इसी प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन कहते हैं। 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, आप एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं और जो CO2 रिच एल्वियुलर एयर है उसे आप रिलीज आउट करेंगे। दूसरा स्टेप में ये O2 और CO2 का यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है अक्रॉस द एल्वियुलर मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा, ये जो गैसेस है इनका ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के द्वारा, ट्रांसपोर्ट हो गया, अब O2 और CO2 का डिफ्यूजन होगा बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। और फाइनली जो 5th स्टेप है वो आपके ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करती है सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन and as a result of which CO2 is released out. These are the 5 steps which are involved in the process of respiration. ठीक है, अब NCERT ने पैराग्राफ फॉर्म में, मैं आपको NCERT का डिकोड करूंगी तो समझ में आएगा, बट मैं भी यहां बता देती हूँ। NCERT ने पैराग्राफ फॉर्म में एक ये चीज दे रखी है कि किस ऑर्गेनिज्म का, जिसे आप जो रेस्पिरेशन करते हैं, किसी में लंग्स के थ्रू होता है, किसी में स्किन के थ्रू भी होता है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है ये हम बात कर लेंगे यहां पर। ठीक है, ये हम बात करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स कि किसके अंदर वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और जो दूसरा है ये है उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जैसे कि एक तो है बेटा जनरल बॉडी सरफेस से भी होता है, जनरल बॉडी सरफेस से भी होता है। एक आपका ठीक है, एक तो बेटा जनरल बॉडी सरफेस से, एक मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन से भी होता है, कुछ में ट्रैकियल ट्यूब से भी होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन से भी होता है, कुछ में मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि आपके स्किन से भी होगा। कुछ में ट्रैकियल ट्यूब्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ट्रैकियल ट्यूब भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ट्रैकियल ट्यूब भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। कुछ में गिल्स भी हैं, कुछ में गिल्स भी हैं, गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो कुछ में लंग्स भी हैं।
ये आपके डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं बेटा, कि कुछ में होता है जनरल बॉडी सरफेस से, कुछ में होता है मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन से, आप आराम से देख सकते हैं, कुछ में होता है ट्रैकियल ट्यूब से, कुछ में होता है लंग से। किसमें किससे होता है यही मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाली हूं। तो जनरल बॉडी सरफेस की अगर हम बात करें, स्पॉन्जस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। किसकी बात की मैंने? स्पॉन्जस, इसके एग्जाम्पल जनरल बॉडी सरफेस से जिनके अंदर रेस्पिरेशन होगा, स्पॉन्जस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। स्पॉन्जस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, इसके अंदर जनरल बॉडी सरफेस से होगा। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन से किस में होता है बेटा? फ्रॉग के अंदर होता है और अर्थवॉर्म के अंदर भी होता है। दोनों के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ट्रैकियल ट्यूब से किस में होगा? इंसेक्ट्स के अंदर होता है, इंसेक्ट्स के अंदर होता है। गिल से एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड हो गए आपके, मॉलस्क हैं और फिशेस हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स हैं, मॉलस्क है एंड फिशेस है। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके रेप्टाइल्स के अंदर है, बर्ड्स के अंदर है एंड मैमल्स के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया कि कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है और सबके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग हैं। तो हमने देख लिया, ये हमने एक टेबुलर फॉर्म में यहां पर लिख लिया है। एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में दे रखा है, जो मैं अभी एनसीईआरटी डिकोड करूंगी तो आपको बता दूंगी। ये याद करना ज्यादा आसान रहेगा कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जनरल बॉडी सरफेस है। तो स्पॉन्जस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन है। तो स्किन से रेस्पिरेशन होता है आपके फ्रॉग के अंदर एंड अर्थवर्म के अंदर। कुछ ऑर्गेनिज्म ट्रैकियल ट्यूब रेस्पिरेटरी ऑर्गन किन में है? तो इंसेक्ट के अंदर है। गिल्स किसके अंदर है? तो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड है, मॉलस्क है और फिशेस है। और रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर आपके रेस्पिरेशन जो है ये लंग्स के थ्रू होता है। तो ये पूरे कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये हमने देख लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो हम यहां पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें बेटा तो इट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी ट्रैक है एक तो, और लंग्स है। ये चीजें हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द लंग्स। अब इसमें एक एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में बात करूं, एक मोटा मोटा आउटलाइन में आपको यहां दे रही हूं कि कैसे क्या शुरुआत होती है, किस तरीके से चीजें होती है। सबसे पहले आपका ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, उसके बाद वेस्टिब्यूल, फिर ये पूरा नेजल चैम्बर, फिर यहां पर इंटरनल लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो बाहर की मैं बात करूं, सबसे पहले बाहर की तरफ दिखते हैं आपको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल के बाद आता है आपका नेजल चैम्बर। वेस्टिब्यूल के बाद आएगा बेटा, वेस्टिब्यूल के बाद आता है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। ठीक बच्चे, नेजल चैम्बर के बाद क्या आएगा? इंटरनल लेयर्स आते हैं। नेजल चैम्बर के बाद आएगा इंटरनल लेयर्स। नेजल चैम्बर के बाद आता है इंटरनल लेयर्स।
इंटरनल लेयर्स के बाद आता है नेजोफैरिंग्स। इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो, सिर्फ पहले ट्रैक पता तो लग जाए एक आउटलाइन की किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। फिर आता है आपका नेजोफैरिंग्स, इसके बाद आएगा फैरिंग्स, इसके बाद आएगा फैरिंग्स, इसके बाद आएगा फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद आता है बेटा, फैरिंग्स के बाद आता है आपका लैरिंग्स, सॉरी फैरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में ग्लॉटिस भी तो है, फैरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। उसके बाद आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है आपका ट्रेकिया, लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रेकिया। देन इट कम्स टू द ब्रोंकियल ट्री। क्या है ये ब्रोंकियल ट्री? फिर इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ट्री। क्या है ये रेस्पिरेटरी ट्री? डिटेल पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो, ठीक है। अभी सिर्फ एक आउटलाइन देखिए। इसके बाद है ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री, and finally it comes to the respiratory tree। ये आ गया बच्चे रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो इस तरीके से हैं ये चीजें। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, then it comes to the vestibule, then it comes to the nasal chamber, then internal layer, nasopharynx, pharynx और larynx के बीच में आपका glottis, then it comes to the trachea, then bronchial tree and then respiratory tree। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। इनके बारे में डिटेल हम डिस्कशन करें, इसके बाद हम अपने तरीके से आगे बढ़े। ये तरीके एनसीईआरटी ने ये चीजें किस तरीके से आपको दे रखी है, मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ के समझाती हूँ, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। इज इट क्लियर? तो प्लीज सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर ले, भगवान का नाम लेके, जिसको भी मानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपने नोट सब निकाल के रखना, अभी जो लिखा है आप सबने अपने पास ओपन करके रखना, एक तरफ एनसीईआरटी ओपन करके रखो। एनसीईआरटी कहती है, मैं यहां से पढ़ा रही हूं आपको, एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आप लोग को ध्यान होगा, आप वो चार्ट देखिए, एक टेबल मैंने आप लोग को ड्रॉ करवाई है कि किस ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इट वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मतलब ब्रीथिंग का जो तरीका है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हम इस चैप्टर में डिटेल तो सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, हमारे अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है, डिटेल बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमारे इस चैप्टर में नहीं है। बट एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का जो तरीका है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर वेरी करता है। ये मेनली डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे कि हमने सबसे पहले टेबल में लिखा था जनरल बॉडी सरफेस, किनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन था? स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स। करेक्ट है? देखो, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विद CO2। मतलब O2 CO2 का एक्सचेंज यानी कि रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन तरीके से होता है ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। आप लोग एक काम करो, हमने एनसीईआरटी के जो नोट्स बनाए हैं यहाँ पर, जनरल बॉडी सरफेस, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म, एनसीईआरटी में अगर बिंदु है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसने तरीका भी बता दिया कि इनमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन के तरीके से होता है। तो ये नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए, ये नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म में सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 जनरल बॉडी सरफेस से होता है। ठीक, आगे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये हमने इसका ये पैराग्राफ एक उसमें आ गया। आगे देखो, आगे कहता है कि
अर्थवर्म, हमने बात की थी ना मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्पिन में बोल रही हूँ, मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? इट इज द अर्थवर्म एंड फ्रॉग। तो वो कह रहा है अर्थवर्म्स के अंदर दे यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है ना, अभी फ्रॉग का नाम नहीं लिया, ठीक है। हमने इंसेक्ट्स के लिए पढ़ा था ट्रैकियल ट्यूब्स, and insects have a network of tube that is called the tracheal tube to transport the atmospheric air within the body, ठीक है। गिल्स के लिए हमने एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड, मोलस्क एंड फिशेस पढ़ा था। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क। ये देखिए फिशेस नहीं दिया, अभी आएगा आगे, है ना। फिर लंग्स के थ्रू हमने पढ़ा था रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में, वेयरस vascularized bag called lungs are used by the terrestrial forms for the exchange of gases among the vertebrates. Fishes use gills. गिल्स में फिशेस का एग्जाम्पल नहीं था, तो ये देखो फिशेस गिल्स के एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी वो टेबल में डाल दिया। वेयरस रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स, ऑलरेडी डाल दिया। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। यहां तक का जो पूरा पैराग्राफ है ये आप देख लो, पूरा एनसीईआरटी का ये सार यही है। जनरल बॉडी सरफेस से होता है स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म में एक चीज हमने उस समय नहीं लिखी थी, हमने एनसीईआरटी पढ़ के उसमें ऐड कर ली कि सिंपल डिफ्यूजन के तरीके से होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन से, इसमें सिर्फ अर्थवर्म दे रखा है कि फ्रॉग दे रखा है? एक ही दे रखा है, अर्थवर्म दे रखा है, फ्रॉग की बात नहीं की, बट फ्रॉग में भी ऐसे ही होता है, वो हमने एक एक्स्ट्रा लिखा। ट्रैकियल ट्यूब से इंसेक्ट के अंदर, ये यहां पर आ गया। गिल से एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड, मोलस्क और फिशेस के अंदर ये आ गया, और लंग्स के थ्रू रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ये आ गया। देखो वो जो फिश फ्रॉग वाला रह गया था ना, मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन से अर्थवर्म तो एनसीईआरटी में दे रखा है, फ्रॉग नहीं दे रखा था, वो भी आ गया। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स दे कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो, यानी कि मॉइस्ट स्किन से अर्थवर्म, फ्रॉग, ये भी आ गया, कवर हो गया पूरा। मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें पता है। तो यहां से यहां तक का पूरा एनसीईआरटी, ये पूरा एनसीईआरटी हमने टेबल में लिख लिया है, नोट्स के टेबल में लिख लिया है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी इन द क्लास? एनसीईआरटी का एक एक वर्ड ये हमने टेबुलर फॉर्म में डाल दिया। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो हमने पहले मैं इसको करवाऊं एनसीईआरटी को, मैं एक क्विक रिकैप अपने नोट्स में अपन ने क्या बात कर ली थी भाई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो आ रहा है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स, यही तो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चे। रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द लंग्स, इट कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा बना लिया कि भाई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स, नेजोफैरिंग्स, फैरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में ग्लॉटिस है, तो फैरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियल ट्री और फिर रेस्पिरेटरी ट्री। सिर्फ एक आउटलाइन देखी, एनसीईआरटी ने में ये चीज दे रखी है, बट इसमें कुछ चीजें बीच में मिस कर रखी हैं, लेकिन हमें पता है कि एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है। तो चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखो, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, सबसे पहली शुरुआत यहीं से की थी ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आपको पता है, जो कि अपर लिप के जस्ट ऊपर की तरफ है। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स के जस्ट ऊपर आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। इट लीड्स टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद एनसीईआरटी ने नहीं कहा, हमने पढ़ा था वेस्टिब्यूल है, फिर हमने पढ़ा था नेजल चैम्बर है, वो सीधा नेजल चैम्बर पे आ गया, वेस्टिब्यूल उड़ा गया, वो कोई ना, वेस्टिब्यूल उड़ा गया। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर, उसने वेस्टिब्यूल उड़ा दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन हमें पता है कि बीच में वेस्टिब्यूल्स भी है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद इंटरनल लेयर्स था, फिर नेजोफैरिंग्स था। तो अब देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, द नेजल चैम्बर ओपन हो रहा है फैरिंग्स में। हमें पता है कि नेजल चैम्बर के बाद इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर के बाद नेजोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स के बाद फैरिंग्स था, फिर फैरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में ग्लॉटिस था। फैरिंग्स, अब इसने फैरिंग्स के बारे में डिटेल दिया है। इट इज अ पोर्शन विच इज कॉमन टू द पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है फैरिंग्स।
Pharynx open through the larynx region into the trachea. तो आ गया ना, pharynx के बाद larynx है, यानी कि larynx के बाद trachea है, और trachea के बाद आपके bronchial tree और respiratory tree है, ये आगे दे रखा होगा, हमने bronchial tree respiratory tree में भी डिटेल नहीं गए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको पढ़ने से पहले इनके बारे में जो जो चर्चाएं चल रही है ना, इसके बारे में किसी में डिटेल नहीं दिया। pharynx के बारे में डिटेल दिया, क्या डिटेल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। pharynx एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर फूड और एयर पैसेज मिक्स होता है। अ पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। pharynx जो है कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। pharynx ओपन थ्रू द larynx रीजन, pharynx larynx में ओपन होगा, फिर ट्रैकिया में। अब वो larynx के बारे में बता रहा है। larynx, तो पहले pharynx के बारे में सिर्फ एक ही चीज हमने इसमें देखी है कि pharynx जो है इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। तो ये पॉइंट आप लिख लो, ये हो गया। pharynx के बारे में ये पॉइंट लिख लेते हैं। रेस्पिरेटरी लंग्स ये पूरा हमने कर लिया। बाकी अब pharynx के बारे में हम देखेंगे। pharynx के बारे में एनसीईआरटी ने क्या एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है। pharynx जिसके बारे में दे रखा होगा हम उसको लिखते जाएंगे। pharynx के बारे में दे रखा है, pharynx जो है द कॉमन पैसेज, pharynx जो है, pharynx इज द common passage for food and air। pharynx जो है ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, ठीक। अब उसके बाद एनसीईआरटी ने लैरिंग्स के बारे में दे रखा है, साउंड बॉक्स भी जिसे कहते हैं। लैरिंग्स के बारे में, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के बारे में कुछ पॉइंट दे रखा है। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अभी हम सिर्फ, है ना। जो मुझे एक्स्ट्रा बताना होगा मैं बता दूंगी। अब वो लैरिंग्स के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है जिसका रोल किसमें है, साउंड प्रोडक्शन में, इसीलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स जिसका रोल किसमें है, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए इसे हम कहते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए इसे कहते हैं हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। लिख लीजिए ये पॉइंट। लैरिंग्स के बारे में क्या बात की कि लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स जो है इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स है जिसका रोल है साउंड प्रोडक्शन में, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए इसे क्या कहेंगे बेटा हम, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, हैंस कॉल्ड, इसे हम कहते हैं बेटा, इसे आप कहते हो साउंड बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स को आप कहते हैं साउंड बॉक्स। ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने तो ये पढ़ा था कि भाई लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में क्या था, ग्लॉटिस, उसके बारे में कुछ चर्चा एनसीईआरटी ने कर रखी है। चलिए देखते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी। अब वो कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है बच्चे, आ रखा है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। जब आप खाना निगलते हैं ना, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, स्वेलोइंग के दौरान जो ग्लॉटिस है, स्वेलोइंग के दौरान जब आप खाना स्वेलो करते हैं उस दौरान जो ग्लॉटिस है ये कवर होता है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप दैट इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, यानी कि एपिग्लॉटिस इसे कवर करता है, जिससे कि क्या होगा, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, जिससे कि फूड जो है वो लैरिंग्स में ओपन ना हो। ठीक है, सांस नली में कई बार खाना चला जाता है ना, ठसका लग जाता है, तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो वो बता रहा है
कि जब हम खाना निगलते हैं, जब हम खाना स्वेलो कर रहे होते हैं, तो ग्लॉटिस को एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कवर करता है, जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। लिख लो ये वाला पॉइंट, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी से बेटा यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ड्यूरिंग swallowing, जब आप खाना निगलोगे, क्या होता है, जो ग्लॉटिस है, ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, जिसे आप क्या कहते हैं, ड्यूरिंग swallowing glottis is covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। इससे क्या होगा, to prevent the entry of food, to prevent the entry of food into larynx। ये आपका काम है एपिग्लॉटिस का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, मेक इट अ 5 स्टार मार्क। ठीक है, swallowing के दौरान ग्लॉटिस जो है, इट इज कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, जिसे आप कहते हैं एपिग्लॉटिस, काम टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स में फूड की एंट्री को रोकता है, ये इसका काम है। दिस इज अबाउट द एपिग्लॉटिस। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, इसके बाद लैरिंग्स था, लैरिंग्स के बारे में पढ़ लिया, साउंड बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रैकिया आता था, ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे अब क्या है। इसके बाद आपका ट्रैकिया था, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियल ट्री था, फिर रेस्पिरेटरी ट्री था। तो पहले ट्रैकिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो देखो ट्रैकिया के बारे में समझ में आ रहा है ना बेटा। ट्रैकिया के बारे में वो कह रहा है कि ट्रैकिया जो है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है। ये देखो, ये ट्रैकिया के बारे में, वेट अ सेकंड, मैं पानी पी लेती हूँ। ट्रैकिया के बारे में क्या कह रहा है बच्चा? ट्रैकिया के बारे में उसने कहा कि ट्रैकिया जो है ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी। मिड थोरासिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरासिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी, जो कि फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा को डिवाइड करेगा, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ, ये फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा पर डिवाइड होगा, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी प्राइमरी ब्रोंकाई। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ तो बच्चे ट्रैकिया के बारे में देखा, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कहां तक, मिड थोरासिक कैविटी तक, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी, और ये फिफ्थ थोरासिक विच डिवाइड एट द, किस लेवल पर, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, तो ट्रैकिया के बारे में लिखा कि ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी, जो कि मिड थोरासिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, जो कि आपके विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ, जो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा के लेवल पर डिवाइड होगी, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। लिखो बेटा, इतना लिख लो ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया के बारे में हमने बात की कि ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब जो कि कहां तक एक्सटेंड करती है, एक्सटेंडिंग
up to mid thoracic vertebra, extending up to mid thoracic vertebra। एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरासिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक वर्टिब्रा एंड डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra into right and left primary bronchi, into right and left, पांचवें thoracic vertebra पर ये डिवाइड हो जाएगा into right and left primary bronchi। Is it clear to everybody in the class? Let me know in the chat section. Is it clear? If yes, then please hit the like button. One more important announcement, बहुत जल्द इसका ऑफिशियल वीडियो आ जाएगा। थोड़ा सा मैं सितंबर मंथ जो है ये इस चैनल पर नीट के इतिहास में बहुत यादगार होने वाला है। क्या ऐसा होने वाला है इस पर्टिकुलर चैनल पर, क्या अमेजिंग चीजें आने वाली हैं जो आज तक इससे पहले कभी नहीं हुई। ये अनाउंसमेंट, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके बहुत जल्द आ जाएगा, तब तक स्टे ट्यून्ड। लेकिन मैं जब इतना बड़ा अनाउंसमेंट अगर मैं आपको कर रही हूं ना कि इट्स नॉट लाइक कि कोई सिर्फ नई सीरीज आ जाएगी तो क्या हुआ मैम, हर महीने ई सरल के क्या किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पर कोई ना कोई सीरीज तो स्टार्ट होती ही रहती है। कुछ ऐसा मैं आपको ये दावे के साथ कह रही हूं, कुछ ऐसा सितंबर का मंथ बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। 5 सितंबर टीचर्स डे है, टीचर्स डे पर बहुत सारे गिफ्ट्स हम आपको देने वाले हैं। इतने सारे फुल ऑफ सरप्राइजेस तुम्हारे लिए होगा। और ये मैं तुम्हें बता दूं, कोई बच्चा अगर रिलीजियसली शिद्दत के साथ उसे फॉलो कर ले तो नीट में सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता। nobody can hinder that thing। आपकी नीट में जीत पक्की है अगर आपने चीजों को रिलीजियसली फॉलो कर लिया तो। सिंपल कोई थ्योरी सेशन, कोई मतलब क्या बहुत एक्साइटिंग है, क्या है वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। 1 तारीख को कुछ मिलने वाला है गिफ्ट, उसका अनाउंसमेंट आपको पहले ही मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 तारीख से कुछ शुरू होने वाला है, फिर 5 तारीख से कुछ शुरू होने वाला है, फिर 10 तारीख से कुछ शुरू होने वाला है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, आई गारंटी यू अबाउट दिस थिंग कि स्पून फीड है पूरा, और ऐसा ना आज तक कभी हुआ है। और ई सरल की टीम के साथ मिलकर आप और हम मिलकर आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर, ये मेरा वादा है आपके साथ साथ तय करेंगे। कब क्या आने वाला है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट 29 तक आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। 1 तारीख से मतलब आ जाएगा, स्टे ट्यून्ड अबाउट दैट, ठीक है। चलो, बहुत जबरदस्त सीरीज है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आप भी उतने ही एक्साइटेड हो। लेकिन मैंने आपको एक चीज मैं आपको आज बोल रही हूँ, रिलीजियसली फॉलो कर लेना बेटा। नीट में जीत, नीट पे सिलेक्शन, नीट में एक सीट तुम्हारी पक्की है, इस चीज को मैं श्योर करती हूँ। ये पूरी डायरीज लेकर मैं है, सारांश सर है, हमारी पूरी जो ई सरल की टीम है, ये पूरी डायरीज लेकर ये सारा कुछ इसमें यही सब लिखा हुआ है कि कैसे चीजों को करना है, किस तरीके से चैनलाइज करना है, हमें एज अ स्टूडेंट क्या फील होता था, हम किस तरीके से अभी से, अगर आप 1 तारीख को डे 1 भी कंसिडर आउट करें तो आप अपनी नीट में मनचाही रैंक उन चीजों से ला सकते हैं। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो ट्राकिया के बारे में देख लिया कि स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरासिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होती है, 5th थोरासिक वर्टिब्रा पर डिवाइड होगी एट द लेवल ऑफ 5th थोरासिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। यहां तक ये चीज हमने देख ली। आओ इसका एनसीईआरटी देखते हैं। यहां तक देख लिया, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब वो कह रहा है, अब वो ये आगे की जो राम कहानी है ना, ये मैं पहले अब एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊंगी, ये मैं पहले एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पर देखो, हमने यहां पर ये किया था, हमने जो अपने नोट्स बनाए थे, यहां तक। अब हमने क्या किया देखो,
मैम ये सब कुछ नहीं मिला अभी। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, 5 स्टेप का रट्टा लगवाया, नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। इज इट बियॉन्ड एनसीईआरटी? नो, इट इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन थोड़ा आगे चल के वो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी से डिकोड कर लिया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग है, ये जो पूरा ट्रैक बताया, कुछ कुछ चीजें भले ही गायब थी, लेकिन जैसे कि वेस्टिब्यूल नहीं था, लेकिन हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बारे में, नेजल चैम्बर्स था, इंटरनल एयर्स नहीं था, फेरिंग्स था, लैरिंग्स था, ग्लॉटिस था, ट्रैकिया था, इनके बारे में पढ़ा। यहां तक जितना डिटेल एनसीईआरटी ने दे रखा था ना, डिटेल दे रखा था एनसीईआरटी ने फेरिंग्स के बारे में छोटू सा, ग्लॉटिस को कवर करने वाला एपिग्लॉटिस, वो उसका रोल क्या है वो हमने देख लिया, लैरिंग्स के बारे में थोड़ा डिटेल था, ये हमने देख लिया, ट्रैकिया के बारे में थोड़ा डिटेल था, ये हमने देख लिया एनसीईआरटी से। अब हमें पढ़ना है ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री। इसका डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन हम पहले उसका एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, पहले ही मैं अपने पैटर्न में आपको पढ़ाऊंगी, फिर इसकी एनसीईआरटी हम करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी लोग इस चीज के लिए? तो आओ हम डिस्कस करते हैं। यहां पर अब मैं आपके साथ पढ़वाऊंगी ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। प्लीज हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। लेकिन ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। That's all. It is all about this. It is all about my today's session. Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you really like this video and share the link as much as you can. चैनल पे नए हैं, इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सितंबर मंथ अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसी अमेजिंग चीज जो अभी तक यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जो पैटर्न जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं। अनाउंसमेंट 1 तारीख से पहले ही आ जाएंगी, 1 तारीख से बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, एंड आई गारंटी यू अबाउट दिस थिंग। तुम रिलीजियसली अगर तुमने इतना फॉलो कर लिया, नीट में सीट तुम्हारी पक्की है, ये तुम्हारी एसबी मैम का वादा है तुम्हारे साथ। तो टीचर्स डे का जो मंथ है 5 सितंबर मंथ, हम पूरा मंथ सेलिब्रेट करेंगे इसके लिए। तो मेरे हिसाब से एक गुरु की तरफ से अपने बच्चों को इससे बेहतर गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने बहुत सारी चीजों पर वर्कआउट किया है, सिर्फ मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने इस चीज पर काम किया है, और धीरे धीरे अनाउंसमेंट आते जाएंगे। लेकिन ये कोशिश है कि YouTube के जरिए भी हम आप तक ऐसी चीजें पहुंचाएंगे जो ना आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ है, जिस पैटर्न में हम चलेंगे। लेकिन उससे नीट में सिलेक्शन आपका पक्का है, नीट में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बच्चे को क्या होता है ना, स्मार्ट तरीका चाहिए, स्मार्टली हम कैसे चल सकते हैं, तो वही स्मार्टली पूरा हम आपको यहां सर्व करेंगे। यू जस्ट फॉलो दैट, बस उतना ही चाहिए। आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, सिर्फ इतनी ही चीज आपकी तरफ से हमें चाहिए, बाकी आप सब ई सरल की टीम पर छोड़ दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।